अध्याय 20 ओलिविया तलाक मांगने के बाद निक से इतनी जल्दी मिलने की मुझे उम्मीद नहीं थी। जब मैंने उसे मेरे घर के कोने में गाड़ी खड़ी करते देखा तो मुझे लगा कि वो पहले ही कागजात लेकर आ गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो मुझ पर जासूसी कर रहा था। उसे लगा कि मैं अब भी वही भोली ओलिविया हूँ जिसे उसने मेरे पास से गुजरने के बारे में बताए झूठ पर यकीन करने के लिए जेल भेज दिया था। हालांकि मुझे मानना पड़ेगा कि उसे देखते ही मेरा दिल धड़क उठा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो मैं डर गई थी कि वो तलाक के कागजात लेकर आया है। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैंने ही उससे तलाक मांगा था। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ना आसान नहीं था जिसके लिए मेरे मन में अब भी भावनाएं थीं। दूसरा, मुझे डर था कि तलाक का अंतिम परिणाम क्या होगा। तलाक का असर सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि मेरे बेटे पर भी पड़ने वाला था। सैमुअल एक लड़का है और एक दिन वो जानना चाहेगा कि उसका पिता कौन है। मुझे पक्का पता था कि उस दिन उससे क्या कहना है, लेकिन मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी। बस इतना जानती थी कि मैं निक से आज़ाद होना चाहती थी। उसने मुझे इतना दुख पहुंचाया कि अब मुझे उसके साथ कोई भविष्य नजर नहीं आता। हो सकता है मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ प्यार ही काफी नहीं था। मेरे पति ने मुझे निराश किया और मुझे नहीं लगता कि मैं जल्द ही इससे उबर पाऊंगी। इसके अलावा वो अपने और मेरे लिए चीजें आसान नहीं बना रहा था। उस आदमी ने मुझे जेल भेजते ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मेरे घर में लाकर बसा दिया। इससे मुझे साफ जाहिर हो गया कि उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है और हमारी शादी के लिए लड़ना बेकार होगा, क्योंकि मैं अकेली लड़ रही हूँगी और एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही हूँगी। मेरे पास इसके लिए न तो ताकत थी और न ही समय। मुझे जल्दी से अपने लिए चीजें सुलझानी थी ताकि मैं अपने बेटे को वापस घर ला सकूं। एक और चीज जिसने मुझे आशा दी वो थी मेरी दादी के बैंक खाते में जमा धनराशि। जब मैं दुकानों पर गया तो मैंने सोचा कि मैं 2/7 बस कुछ 100 या $50 ही मिलते हैं। मैं बस कुछ खाने पीने की चीजें खरीदना चाहता था, लेकिन जब मैंने बैलेंस चेक किया तो उसमें 2 लाख से ज्यादा पैसे थे। मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि एथन मेरी दादी को इतने पैसे क्यों भेजता होगा। उसने मुझे बताया कि जब मैं बाहर होती थी तो वो हर महीने उसे पैसे भेजता था। इसलिए मैंने उसे पैसे वापस मांगने के लिए फोन किया। तभी मुझे पता चला कि सिर्फ वही नहीं, निक भी मेरी दादी को पैसे भेजता था। जाहिर है मेरी दादी के गुजर जाने के बाद भी वो उस खाते में पैसे भेज रहा था। दोनों ही थे। मुझे समझ आ गया कि एथन ने शायद ये इसलिए किया होगा ताकि जब मैं जेल से बाहर आऊं तो मेरा ध्यान रखा जा सके। लेकिन निक, उसकी हरकतें तो हैरान करने वाली थीं। सैंड्रा को घर से भगाने के बाद उसने मेरी दादी को पैसे क्यों भेजे? या तो वो बाइपोलर था या फिर उसे सच में परवाह थी, जिस पर मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसकी हरकतें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। जब मैंने उसकी खिड़की पर दस्तक दी तो मैं चाहता था कि 3 अध्याय 20 उससे पैसों के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैं उस पैसे से अपना बिजनेस शुरू करने और अपने बेटे की देखभाल करने वाली थी। उसने हमारे साथ जो किया उसके बाद हम इसके हकदार थे। वैसे भी मैं तलाक में उससे कुछ नहीं मांग रही थी। उसने मेरी दादी को जो पैसे भेजे थे वही मुझे उससे मिलने वाले थे। उनसे बात करने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने काम शुरू कर दिया, ऑनलाइन किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में जो मेरी वेबसाइट डिजाइन और डेवलप कर सके। मैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवसाय शुरू करना चाहता था। लोगों को टैक्स और वित्तीय सलाह देने में मदद करना चाहता था। मुझे शक था कि उस कांड के बाद कोई भी पैसों के लिए मेरी मदद लेगा, लेकिन मैं इसी काम में माहिर था। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना ऐसी नौकरी ढूंढने से बेहतर था जहां मेरे आपराधिक रिकॉर्ड के कारण मेरे साथ भेदभाव होता। मेरा फोन बजा और स्क्रीन पर एथन का नाम आया। मैंने झट से फोन उठाया। मुझे चिंता हुई कि शायद सैमुअल को कुछ गड़बड़ है। एथन, क्या हुआ? दूसरी तरफ से वो हंसा। कुछ गड़बड़ नहीं है, बस मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो गया और मैंने सोचा कि तुम्हारा हालचाल पूछूं। तुम इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? मुझे राहत मिली कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। मैं काम में व्यस्त था। जैसा कि मैंने कहा, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन पहले एक वेबसाइट डिजाइन करवाना चाहता हूँ ताकि ग्राहक मुझे ढूंढ सके। आप किस प्रकार के व्यवसाय के बारे में सोच रहे थे? कर प्रशासन और वित्तीय परामर्श। जब मैंने पूछा तो वो एक पल के लिए चुप रहा। तुम्हें लगता है कि यह काम नहीं करेगा, है ना? मुझे पता था कि यह मुश्किल होगा, लेकिन एथन के कुछ न कहने का मतलब था कि मेरे सफल होने की संभावना शून्य थी।
मैं बस यही सोच रहा हूँ कि शायद आपको फाइनेंस से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे हैं, मुझे पता है। लेकिन उस कांड के बाद ऐसे क्लाइंट ढूंढना मुश्किल हो सकता है जो आप पर भरोसा करके अपना पैसा दे सके। मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कोशिश तो करूंगा ही। सुनो, तुम लॉजिस्टिक्स का व्यवसाय क्यों नहीं शुरू करते? मैं तुम्हारा पहला ग्राहक बनूंगा। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को आसपास के शहरों तक पहुंचाने के लिए किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी की तलाश कर रहे हैं ताकि हमारे ड्राइवर स्थानीय स्तर पर सामान पहुंचा सके। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तेजी से बढ़ रहा है और हम अपना सामान पहुंचाने के लिए किसी कुरियर कंपनी के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? मेरे होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। 2 साल से भी ज्यादा समय में पहली सच्ची मुस्कान। मुझे ये पसंद आएगा। मैं उस आदमी को ईमेल करके अपनी वेबसाइट पर चश्मा बदलवा दूंगा। मत करो, मैं खुद तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा और तुम्हारे बिजनेस को डिस्काउंट पर मार्केट करूंगा। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था। अगर वो मुझसे पैसे नहीं लेता तो मैं राजी नहीं होता। मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा था। चीजें मेरे लिए अच्छी होती जा रही थी। जब आपका काम पूरा हो जाए तो मुझे अनुबंध और चालान भेज दीजिए। मैं आपके साथ अच्छे कामकाजी रिश्ते की आशा करता हूँ एथन। मैं भी। 21 निक। सज्जनों, अगर मैं न्यू विलेज से इतनी दूर इसी के लिए आया हूँ तो मैं प्रभावित नहीं हूँ। हमें अपनी प्रतिष्ठा बचानी है और आप मुझे ऐसे आइडिया देते हैं? कुछ और करो। मैं खड़ा हुआ और अपना सूट जैकेट ठीक किया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर समूह की ओर मुड़ा। मैं कल कुछ बेहतर सुनना चाहता हूँ और बेहतर होगा कि यह मेरा समय बर्बाद न करे। फिर मैं बोर्डरूम से बाहर चला गया। मुझे वहाँ 2 दिन हो गए थे और उन्होंने मुझे अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिया था जिस पर मैं काम कर सकूं। सिर्फ इसलिए कि जोन्स का उद्यम एक बड़ी कंपनी थी, इसका मतलब यह नहीं था कि हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। वहाँ बहुत प्रतिस्पर्धा थी। सर, मैंने आपका लंच ऑर्डर कर दिया है, वो कमरे में है। मैं लिफ्ट की तरफ गया, लेकिन फिर मुड़ गया। आज मैं बाहर खाना चाहता हूँ। मुझे ताज़ी हवा चाहिए। मुझे अपना दिमाग साफ करना है और सोचना है। मुझे समुद्र तट के किनारे वाले रेस्टोरेंट में ले चलो। ओलिविया को समुद्र तट के किनारे के रेस्टोरेंट पसंद थे। आती हवा को देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती और महसूस करती कि हवा उसके चेहरे को धीरे से छू रही है, मानो किसी प्रेमी का कोमल चुंबन नमस्ते कह रहा हो। मैं मन ही मन उसकी तस्वीर देख सकता था, आंखें बंद किए हुए और होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए वो संतुष्ट दिख रही थी। हमने कुछ अच्छा समय बिताया। सर, मैंने आंखें खोली। मैं लॉबी में आंखें बंद किए खड़ा था, अपनी पत्नी के बारे में दिवास्वप्न देख रहा था। ये बेवकूफ़ी थी। मैंने ओवन से एक शब्द भी नहीं कहा, बस बाहर निकल गया और वो मेरे पीछे पीछे चला गया। मैंने गिवन को ओलिविया पर नजर रखने के लिए न्यू विलेज में ही छोड़ दिया और मुझे जो रिपोर्ट मिल रही थी वो भी मेरी परेशानी बढ़ा रही थी। जाहिर है, मेरी पत्नी इस हफ्ते ऑफिस की जगह किराए पर लेने और फर्नीचर लाने में व्यस्त रही हैं। अब वो पेंटिंग और फर्नीचर बदलने वाले आदमियों से घिरी हुई थी। उनमें से एक गिवन द्वारा भेजी गई एक तस्वीर पर उसे वासना भरी नजरों से देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। आखिर वो कौन सा आदमी था जो उसे ऐसे देख रहा था? उसे कोई हक नहीं था। बेइज्जती करने वाला। सर, हम आ गए। मैंने देखा, हम रेस्टोरेंट के सामने पार्क कर चुके थे। मैंने खिड़की खोली और समुद्री हवा अंदर आ रही थी, जिससे मुझे अपनी पत्नी की और भी याद आ रही थी। वो तलाक चाहती थी और मैं उसके बारे में सोच रहा था। गुस्से में मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही उसे जोर से बंद कर दिया। मुझे उसके बारे में सोचने की क्या जरूरत थी, जबकि वो तो बस तलाक चाहती थी। उसे तो मेरे पास वापस आना ही था। वो क्यों नहीं लौटी? मैं तो बस उसके किए की माफी मांगना चाहता था। क्या ये इतना मुश्किल था? मैंने जीभ चटकाई और आगे बढ़ गया। जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो वहां की परिचारिका कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी। शुभ दिन सर, 2 लोगों के लिए टेबल। मैंने ओवन की तरफ देखा तो उसने ना में सिर हिलाया। एक के लिए। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और मैं नाराज हो गया। अगर मुझे भूख न होती तो मैं वहां से चला जाता। वो मुझे टेबल तक ले गई और मेरा ऑर्डर ले आई। मैं बैठ गया और समंदर को निहारने लगा। मैंने लहरों को आगे पीछे होते देखा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर से अपने बारे में सोचने लगा। पत्नी, मैं उससे अपनी मनचाही बात कैसे करवा सकता था? अगर वो वही ओलिविया होती जिसे मैं पहले जानता था तो मुझे उससे अपनी मर्जी करवाने में कोई दिक्कत नहीं होती।
लेकिन जिस औरत ने मुझसे तलाक मांगा था, वो कोई आसान नहीं थी। वो मुझे कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। ये सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। सर, आपका खाना। मैं झट से उठ गया और वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। शुक्रिया, वो मुस्कुराई और चली गई। मैंने खाना शुरू किया, लेकिन खाना नीचे नहीं जा रहा था। मुझे भूख तो लगी थी, लेकिन मैं खा नहीं पा रहा था। मैंने प्लेट एक तरफ सरका दी और फिर समुद्र तट की तरफ देखने लगा। तभी मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे मैं जानता था, एक बच्चे के साथ। मैं जल्दी से खड़ा हो गया और कुर्सी मेरे पीछे गिर गई। ओवन एक पल में मेरे पास आकर मुझे बचाने लगा। सर, सब ठीक है। मैंने उसे एक तरफ धकेल दिया। बिल चुका दो, ये कहकर मैं वहां से चला गया। मैं उस आदमी की तरफ दौड़ा। मेरे जूते रेत से भर गए थे, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे उन्हें करीब से देखना था। जब मैं इसमें काफी करीब पहुंच गया था, मेरे पैर अब और नहीं चल पाए और मैं रुक गया। मेरे पैर इतनी जोर से कांप रहे थे कि मुझे लगा कि अब वे मेरा साथ छोड़ देंगे। एथन, मैंने उसे पुकारा। मुझे यकीन नहीं था कि वो ही है, लेकिन मेरी आवाज सुनकर जिस तरह वो घबरा गया, उससे पक्का हो गया कि वो ही था। सैमुअल, इधर आओ, मेरे बच्चे। उसने लड़के को पुकारा, लेकिन जैसे ही वो उससे दूर गया, वो हंसने लगा। उसे लगा होगा कि वो अभी भी खेल रहे हैं। मेरी परवाह न करते हुए वो दौड़कर बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लड़का खिलखिलाकर हंसा और उसे अपने कंधे पर डाल लिया। मिस्टर लुइस के साथ वो बच्चा कौन है? बिल्कुल आपके जैसा दिखता है, बॉस, ओवन ने मेरे पास आते हुए पूछा। मैं घबरा गया, पर कुछ नहीं बोला। मैं एथन के मुड़ने का इंतजार कर रही थी। वो मुड़ा और मुझे देखकर खुश नहीं लग रहा था। वो लड़के को लेकर हमारी तरफ आया, लेकिन जिस तरह से उसने उसे पकड़ा हुआ था, उससे उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मुझे लगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा, लेकिन मैं उसे पहले ही देख चुकी थी। अध्याय 21, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निक? ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि एथन, वो बच्चा किसका है? उसकी आंखों में गुस्सा झलक आया, लेकिन फिर वह हंस पड़ा। अगर तुम एक अच्छे दोस्त होते और उससे भी ज्यादा अच्छे इंसान होते, तो तुम्हें पता होता कि वो बच्चा किसका है। वो चलने लगा, लेकिन हमारे पास से गुजरने से पहले उसने बच्चे को फिर से घुमा दिया। उसे एक अलग रास्ते पर ले गया ताकि मैं उसे देख न सकूं। एथन, यहीं रुक जाओ। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और चलता रहा। मैंने हिम्मत जुटाई और जल्दी से उसके पास पहुंचा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मुझे छोड़ दो निक, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरे बेटे के सामने कोई बेवकूफी मत करना। ये कहते हुए उसकी आवाज सख्त और ठंडी थी। वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसका बच्चा? नहीं, वो बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा था। उसने अपना हाथ जोर से खींच लिया, पर मैंने उसे और जोर से पकड़ रखा था। मुझे जवाब चाहिए थे। उसकी माँ कौन थी? उसका बच्चा कब हुआ और उसने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? मेरे पिताजी को अकेला छोड़ दो, लड़का चिल्लाया। और अनायास ही मेरा हाथ गिर गया और मैं उसे अपने साथ ले जाते हुए देखता रहा। अध्याय 22 ओलिविया में रिसेप्शन एरिया में लोगों को पेंटिंग कहाँ लगानी है, ये दिखाने में व्यस्त था कि तभी निक अंदर आया, मानो किसी की हत्या करने को तैयार हो। सब लोग बाहर निकलो, अभी। लोग वहां से चले गए और मैं रिसेप्शन डेस्क पर खड़ा सोच रहा था कि आखिर इस आदमी को ऐसी क्या पड़ी है कि वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी नजरें मुझ पर ऐसे गड़ी थी जैसे मैं उसका शिकार हूँ। उसकी आंखों में देखकर मुझे जेल की याद आ गई कि कैसे वो जानवर मुझे तब घूरते थे जब वो मुझे बुरी तरह पीटने वाले होते थे। मैं सिहर उठी। वो मुझसे 1 फुट की दूरी पर खड़ा था, फिर भी कुछ नहीं बोला, बस मेरी तरफ देख रहा था। मैं भी पीछे नहीं हटी। जेल ने मुझे गुंडों का डटकर सामना करना सिखाया था, तब भी जब मुझे पता था कि मैं उनसे कम और संख्या में कम हूँ। क्या हमारा कोई बच्चा होगा? मेरा दिल ठंडा पड़ गया और मुझे लगा कि मेरे हाथ थोड़े कांप रहे हैं। अध्याय 22 लेकिन मैंने उससे नजरें नहीं हटाई। मुझे पता था कि उसे कुछ पता चल गया है, पर क्या पता चला, ये मुझे नहीं पता था। मैंने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया और नाखून हथेलियों में गड़ गए। दर्द के कारण कांपना बंद हो गया और मैंने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा। तुम्हें मुझे सताना पसंद है ना? उसने पलक झपकते ही वो दूरी कम कर दी। ओलिविया, इस सवाल का जवाब दो, क्या हमारा कोई बच्चा है? वो चिल्लाया जिससे मैं थोड़ा चौंक गई।
लेकिन मैंने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा और जवाब दिया, निक, तुम मुझसे और क्या चाहते हो? क्या मुझे जेल भेजना तुम्हारे लिए काफी नहीं था? अब तुम मेरे कार्यस्थल पर उन बातों पर चिल्लाने आए हो जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे उम्मीद थी कि मेरा पोकर चेहरा मेरे शब्दों जितना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं निक को सैमुअल के बारे में पता चलने नहीं देना चाहती थी। उसने नजरें हटा ली और इधर उधर टहलने लगा। मैंने अपनी सांस रोक ली। मैंने आज समर स्ट्रैंड में एथन को देखा। वो लगभग 1 साल और कुछ महीने के एक लड़के के साथ था। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था जब मैं अध्याय 22 सुना। आवाज इतनी तेज थी कि मैं उसे अपने कानों में सुन सकता था। कुछ तो बोलो, उसने एक बार फिर चिल्लाया जिससे मैं सिहर गया। चिल्लाना बंद करो। तो तुमने एथन को उस लड़के के साथ देखा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो, अपने दोस्त पर नहीं? उसके नथुने फूल गए थे, जो बता रहे थे कि वो कितना गुस्से में है, लेकिन मैं निक को अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली थी। जब मैंने उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताना चाहा, तो वह मेरी दोस्त के साथ व्यस्त था और मुझे बताने से पहले ही जेल भिजवा दिया। अब वो यहाँ आकर ऐसे दिखावा करता है जैसे उसे उसके बारे में जानने का हक है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ओलिविया, वो बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। क्या तुम मेरी भौं पर यही जन्म चिन्ह देख रही हो? उसके भी उसी जगह पर वही निशान हैं। उसकी आंखें मेरी हैं, नाक मेरी है, यहाँ तक कि उसमें तुम्हारे कुछ चेहरे भी हैं। सच सच बताओ ओलिविया, मैं तुमसे विनती करती हूँ। क्या तुम्हारा कोई बच्चा था जिसके बारे में मैं नहीं जानती? मैं मजाकिया अंदाज में हंसी। उस आदमी की इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे ये पूछा। तुम जेल में अपने दोस्तों से क्यों नहीं पूछ लेते कि मेरा कोई बच्चा है या नहीं? तुम 3/6 22। हाँ, मैं तो उनके बॉस हूँ, है ना? तो यहाँ आकर बकवास करने और मेरा समय बर्बाद करने के बजाय तुम उनसे पूछ क्यों नहीं लेते? हे प्रभु, निक सैमुअल के बारे में पता लगाने वाला था। अगर उसने खोजबीन शुरू की तो उसे पता चल जाएगा कि उस समय मेरा एक बच्चा था। उसने मुझे घूरा और मैंने भी उसे घूरा। जितना वो गुस्से में था, उतना ही मैं भी गुस्से में थी। मैं मरना पसंद करूंगी बजाय इसके कि मेरा बेटा उसे अपना पिता समझे। वो और मैं निक जोन्स से बेहतर के हकदार हैं। मैं तुमसे कसम खाता हूँ ओलिविया, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो तुम क्या करोगे निक? हो, तुम क्या करोगे? मुझे फिर से जेल भेज दोगे? मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि उसने मेरे लिए क्या रखा है, लेकिन अगर मैंने उसे अपने बेटे को ले जाने दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वो मेरे पास बस इतना ही था और निक उसे पा ही नहीं पा रहा था। मेरी लाश के ऊपर। एथन, उसने अविश्वास में सिर हिलाते हुए कहा। एथन ने कहा कि वो लड़का उसका बेटा है और लड़के ने उसे अपना पिता कहा, लेकिन उसने मुझे बच्चे के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अध्याय 22। इसका मुझसे क्या लेना देना? या फिर तुम्हें दुनिया की हर बात मुझ पर थोपना पसंद है, क्योंकि मैं वो दुष्ट ओलिविया हूँ जिसने तुम्हारी प्यारी सैंड्रा को अपना बच्चा खोने पर मजबूर किया। अब क्योंकि एथन ने तुम्हें अपने बेटे के बारे में नहीं बताया, तो शैतान की संतान ओलिविया ही जिम्मेदार है। जब मैंने ये कहा तो मैं उसकी आंखों में शक देख सकता था। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो और फिर आह भरी हो। वो आहत और उदास लग रहा था। मैंने निक को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर तरस खा पाता, वे भावनाएं जितनी तेजी से आई थी, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही सब कुछ देख रहा हूँ। जानते हो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया, लेकिन अगर यहाँ कुछ चल रहा है तो मैं पता लगा लूंगा। किसी न किसी तरह मुझे पता चल ही जाएगा कि तुम और एथन क्या छिपा रहे हैं, और जब मैं पता लगा लूंगा। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे उसकी धमकियों से नफरत थी। मुझे इस बात से नफरत थी कि वो मेरे प्रति इतना बेपरवाह था। बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या ये काफी नहीं था कि मैं उसे अलविदा भी नहीं कह पाया, सैंड्रा को अपने घर में नहीं ला पाया? या मैं अध्याय 22। मेरा खोना। अध्याय 23। ओलिविया, मैंने खुद को समय रहते रोक लिया। इससे पहले कि मैं ये बात कहूँ कि मैंने जेल में अपनी कोख और अपने बेटे की जिंदगी के 1 साल 4 महीने गंवा दिए। ओलिविया, बोलो, बताओ तुमने क्या खोया? मैं जानना चाहती हूँ, मैंने उसकी तरफ पीट करके कहा। तुमने मुझसे सवाल पूछने का हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने मुझ पर पुलिस बुलाई और मुझे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। अरे रुको, अगर तुम्हारे माता पिता वापस नहीं आते तो यह और भी लंबा होता और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैंने आह भरते हुए पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। निक को छोड़ दो और फिर कभी यहाँ वापस मत आना।
जब तलाक के कागजात तैयार हो जाएं, तो अपने वकील को भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगी। हमें फिर कभी एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। हम फिर से मिले। उसकी आंखों में दर्द की एक झलक दिखाई दी और मैं कुछ कह भी पाती उससे पहले ही वो गायब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ देख रही हूँ। वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर पीछे मुड़ा और मेरे दरवाजे से बाहर चला गया। मुझे घेर कर वापस दौड़े। मैम, आप ठीक हैं? क्या उसने आपको चोट पहुंचाई? अगर उसने आपको चोट पहुंचाई तो हम पुलिस बुला सकते हैं। मैं हंस पड़ी। जाहिर है, अगर उन्हें लगता था कि पुलिस बुलाने से कोई फायदा होगा तो वे निक को नहीं जानते थे। मैं ठीक हूँ, उसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। अब काम पर वापस जाओ, मैं इस महीने के अंत तक काम पर लौटना चाहता हूँ। वे तितर बितर हो गए और मैं अपने जल्द ही बनने वाले ऑफिस में पीछे की तरफ चला गया। मैं एक सीट पर बैठा और तभी मैं जोर जोर से कांपने लगा और साथ ही रोने लगा। निक को सैमुअल के बारे में कैसे पता चला? मैंने अपना फोन निकाला। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि वो गिर पड़ा। मैंने अपने हाथों को मुट्ठियों में बांध लिया और फिर खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर फोन उठाया। एथन को फोन करने से पहले मैंने गहरी सांसें ली। मैं बस इतना जानना चाहता था कि क्या मेरा बच्चा ठीक था। 1 ओलिविया, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। निक ने हमें देख लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ है। वो बस यूं ही आ गया और सैमुअल को देख लिया, लेकिन बस एक पल के लिए ही सही। मैं उसे वहाँ से ले गई। मेरे कुछ कहने से पहले ही एथन बोल पड़ा। वो बस यही पूछ रहा था कि क्या मेरा कोई बच्चा है जिसे मैं छुपा रही हूँ उससे। अब सैमुअल कहाँ है? हम अभी अभी टाइगर वैली में उतरे हैं। निक के हमें देखने के बाद मैं सैमुअल को समर स्ट्रैंड में नहीं छोड़ सकती थी। मैं उसे और उसकी नानी को वहां से ले गई। निक को जानते हुए भी वो उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जबकि मैंने उसे बताया था कि वह मेरा बेटा है। खैर, मुझे ये बात उसके यहाँ आने पर उसके चेहरे के भाव से पता चल गई थी। ठीक है एथन, एक बार फिर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे लिए कुछ भी, ओलिविया। लेकिन क्या? प्लीज, मैं एथन को एक दोस्त के तौर पर खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, लेकिन अगर वह अपने दोस्त से अब और झूठ नहीं बोल सकता तो मेरे पास सैमुअल को समय से पहले वापस लाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। मुझे लगता है तुम्हें उसे बता देना चाहिए ओलिविया। तुमने उसकी आंखों में सैमुअल को देखते ही जो भाव देखा वो नहीं देखा। एक दूसरी तरफ से उसने आह भरी। मुझे पता है कि तुम उसे बचाना चाहती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे निक से बचाने की जरूरत है। मुझे पता है कि मैं अभी बेवकूफ लग रहा हूँ क्योंकि उस आदमी ने जो किया वो बहुत ही घिनौना है। मुझे लगा कि वो सैमुअल को जानने के लायक नहीं है, लेकिन आज जब मैंने उसे देखा तो मुझे नहीं पता। खैर, मेरा सबसे बुरा डर सच साबित हो गया। तो उसे वापस ले आओ। उसकी माँ से मिलने के लिए अभी से बेहतर कोई मौका नहीं है। अगर वह राज नहीं छिपा सकता था तो मैं उसे मजबूर भी नहीं कर सकती थी। मैं शायद तैयार न होती, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। ओलिविया, मेरा यह मतलब नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें उसे बताना चाहिए। उस आदमी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे पता है, और मैं उसके लिए कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छा पिता बनेगा। मुझे इस बात पर कभी शक नहीं हुआ। निक एक अच्छा इंसान था, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं था। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा उसकी वजह से एक गंदी जेल की कोठरी में पैदा हुआ। माफ करना, तुमने कहा था कि तुमने अपना क्या खो दिया? ओह, मैं भूल गया था कि एथन को इस बारे में पता नहीं था। ओलिविया, तुमने क्या कहा कि तुमने जेल में क्या खोया? कोई बात नहीं एथन, मेरे बेटे को ले आओ और मैं कोई योजना बनाऊंगा। लेकिन निक को उसके बारे में पता नहीं चलेगा, चाहे तुम मेरी मदद करो या नहीं। ओलिविया, क्या तुमने जेल में अपना गर्भ खो दिया? तो वहाँ तुम्हारी फाइल न केवल इस तथ्य को छिपा रही है कि तुम्हारा एक बच्चा था, बल्कि इसलिए भी कि तुमने अपना गर्भ और अधिक बच्चे पैदा करने की अपनी क्षमता भी खो दी। धिक्कार है ओलिविया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बहुत आहत लग रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही काफी परेशान कर दिया है। कोई बात नहीं एथन, मेरे पास सैमुअल है और वही काफी है। लेकिन मुझे कभी भी निक को उसके बारे में बताने के लिए मत कहना। उस जेल में जहाँ उसने मुझे भेजा था, मेरे साथ और भी बहुत कुछ हुआ है। एथन, मैंने बहुत कुछ खोया है। लाइन के दूसरे छोर पर सन्नाटा था। एथन, क्या तुम अभी भी वहीं हो? उसने गला साफ किया। मैं यहाँ हूँ। बस ये सुनकर दुख होता है कि तुम वहाँ अकेले रहते हुए किन किन हालातों से गुजरी हो। माफ करना ओलिविया, मैं तुम्हें कभी भी निक को कुछ बताने की सलाह नहीं दूंगा।
तुम उसे बताओ या नहीं, ये तुम पर निर्भर है, और मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। उसने खुद ही यह सब किया है। मुझे उसकी बातें पसंद आईं। शुक्रिया, एथन। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि निक हार नहीं मानता, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चल जाता। मैं बिजनेस शुरू करूंगी और फिर सैमुअल को ले जाऊंगी। मुझे उसकी रक्षा करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि निक उससे पहले उसे मुझसे दूर न ले जाए। निक मेरे बच्चे का पिता बनने के लायक नहीं है। मुझ पर सैंड्रा के बच्चे की हत्या का आरोप लगाकर मुझे जेल भिजवाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। यह उसकी गलती थी कि मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती। यह उसकी गलती थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसका एक बेटा है। वो मुझे सजा देना चाहता था, तो उसे पता होना चाहिए था कि हर चीज के नतीजे होते हैं। सैमुअल के बारे में उसे बताने से पहले नर्क में भी एक ठंडा दिन गुजर जाएगा।